हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैं उन्हीं खबरों को लेता हूं जो आपके हिसाब से, आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत उपयोगी होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं उन खबरों की जो आपके परीक्षा के हिसाब से उपयोगी होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हमदम ऐप की बात करते हैं। हमदम ऐप ईरान में सरकार द्वारा बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? सरकार द्वारा बनाया गया है। अब यह सरकारी पहल है। अब इसका क्यों बनाया गया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ईरान में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजननता दर, वह गिर करके 1.7 आ गया है। वैसी स्थिति में वहाँ जो बर्थ रेट का गिरना, वहाँ जो बर्थ रेट गिर रहा है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, बर्थ रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस डिक्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जो है, इंक्रीज करने के लिए हमदम ऐप का विकास सरकार ने किया है। अब हमदम ऐप क्या करेगा? हमदम ऐप, आपको पता होगा कि ईरान एक क्या है? इस्लामिक नेशन है। वहाँ पर लड़कों और लड़कियों को आपस में मिलने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने ऐसी कोशिश की है कि हमदम ऐप वैसे युवक और युवतियों के साइकोलॉजी को रीड करेगा और साइकोलॉजी में जो सेम माइंडसेट के युवक और युवतियाँ होंगे उन्हें मिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यह उनके संबंधों को जोड़ने, यानी शादी तक की स्थिति को यह संपन्न कराएगा और 4 साल तक उनके बीच के संबंधों को यह जो है अध्ययन भी करेगा, यानी नज़र रखेगा। तो इसलिए हमदम ऐप शुरू किया गया। एक तरफ भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जैसे देशों में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। पर आपके हिसाब से जो दूसरी खबर है आज की, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम सहकारिता मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट नोट से, भारत सरकार के कैबिनेट नोट से नई मंत्रालय का, जो कैबिनेट के नोट से नए मंत्रालय का गठन किया गया है, वह सहकारिता मंत्रालय है। अब सहकारिता मंत्रालय इससे पहले अभी स्वतंत्र अस्तित्व में आया है। इससे पहले यह कृषि और या एवं लिखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन था। कल्याण मंत्रालय के अधीन क्या था? एक विभाग था, के अधीन एक डिपार्टमेंट मात्र था। लेकिन अब यह स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया है और यह एक स्वतंत्र मंत्रालय का रूप लेगा, जिसके प्रथम कैबिनेट मंत्री श्री अमित शाह होंगे। यानी मंत्रालय का जिम्मा कौन संभालेंगे? अमित शाह संभालेंगे। अब हम आते हैं, मेरी सहेली महिलाओं को ट्रेन में सुरक्षा प्रदान करने वाली एक टीम है। जब महिला बॉगी में किसी तरह की खतरा की आशंका होगी तो महिलाएं एक अलार्म को बजाएंगी, जिससे ट्रेन में मौजूद मेरी सहेली नाम की टीम वहां उनकी सुरक्षा के लिए अविलंब पहुंच जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने मेरी सहेली नाम की एक सहायता टीम चलाई है और किस लिए चलाई? संजीव सहोता की चर्चा कर रहे हैं। संजीव सहोता भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। इनकी एक किताब है, बुक है चाइना रूम। यह किताब मान बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है। यानी संजीव सहोता इस साल के मान बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब अंतिम रूप में चयनित होते हैं कि नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस चाइना सी में जो दर्द है, वह माइग्रेशन वाले लोग, जो श्रमिक हैं, प्रवासियों का दर्द, प्रवासियों के दर्द को समेटा गया है। और इस दर्द को समेटने वाला यह इनका उपन्यास, नोवेल चाइना रूम है, जो इस बार मान बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है। संभव है कि इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिल भी जाए। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता, अभी से ही महत्वपूर्ण हो जाता कि भारतीय मूल के ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। तो वैसी स्थिति में इनके किताब का नॉमिनेट हो जाना और प्रवासियों के दर्द को समेटने वाला चूंकि उपन्यास है, इसलिए आपके परीक्षा हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बाघों के बारे में बताएं कि भारत में
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए 1972 में एक एक्ट आया था। और 73 की एक इंटरेस्टिंग घटना बताऊं, डेविड सेफर्ट नाम के एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे जो कि दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। 1973 में भारत आए और दिल्ली में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और बाघ का एक चित्र जो है, बाघ की एक सुप्रसिद्ध पेंटिंग उन्हें गिफ्ट किया और कहा कि इसको नीलाम करके, इसकी बिक्री करके भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ आपने देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पार्लियामेंट के द्वारा पास एक्ट था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, 1972 में आया था। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट, जिनकी पेंटिंग से टाइगर प्रोजेक्ट को भारत में शुरू किया गया डेविड सेफर्ट से, मैंने उन्हें कवर किया है, मैंने उन पे रिपोर्टिंग की है, मेरा उनसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, मैं उनसे मिला हूँ। ली मेरिडियन होटल दिल्ली में एक प्रोग्राम था इसी इंटरनेशनल टाइगर डे पे, तो मैं उनसे मिला हूँ, उनका मैं इंटरव्यू तक किया हूँ। अब 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अब बाघों के, अभी आपने कुछ खबर सुना होगा कि बाघों के आवागमन कैमूर के क्षेत्रों में बढ़ी, अखबारों में आपने देखा हो कैमूर के क्षेत्रों में या भारत के कई क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ी। तो बाघों की संख्या की बढ़ोतरी के बारे में अनुमान कैसे लगाते हैं या उसकी ऑथेंटिक जानकारी कैसी होती है? तो पगमार्क जो है, बाघों के पद चिन्ह, इसी के आधार पर जो है बाघों की संख्या की गणना होती है, उनकी जनगणना, उनका सेंसस जो है इसी पगमार्क के आधार पर होता है। यानी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके जो पद के चिन्ह होते हैं, पाँव के चिन्ह होते हैं, उसी के आधार पर इनकी जनगणना होती है। अब इसी में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो 2005 में बना। यह मनमोहन सिंह की उस समय सरकार थी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इसके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस चेयरमैन, वह उसी के स्टेट मिनिस्टर होते हैं उस मंत्रालय के। पदेन सचिव, जो उस विभाग के सचिव होते हैं वो पदेन सचिव होते हैं, और 2 पार्लियामेंटेरियन इसमें शामिल होते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के बचाव के लिए, बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए यह प्राधिकरण काम करता है। 2005 से पूछा जा सकता है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। जो पश्चिमी चंपारण में है, चंपा आरण्य, चंपा आरण्य का मतलब होता है जंगल, चंपा पौधे का नाम, पेड़ का नाम है, यानी चंपा के पौधों का, जो चंपा के पेड़ों का आरण्य है, जंगल है, उसी के नाम पे चंपारण का नाम पड़ा। और यहाँ जो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो 1994 में शुरू किया गया, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? मुझे लगता है कि पिछले 66वीं बीपीएससी में यह सवाल भी बना था। यह कब शुरू किया गया, इस साल पूछा जा सकता है। यह 1994 में शुरू किया गया। और यहाँ पर जो एक और बात बताने की कि भारत में अगर हम टाइगर की संख्या, जो सबसे ज़्यादा संख्या किसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, उसी में सर्वाधिक संख्या है। बाघों की सर्वाधिक संख्या किसी एक अभ्यारण्य में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में। अगर हम दूसरी बात करें कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अभी कहाँ है, किस राज्य में? सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अभी मध्य प्रदेश में है। टोटल 526 बाघों की गणना वहाँ जीवित होने के प्रमाण है, यह मध्य प्रदेश में। जबकि सेकेंड नंबर पर कर्नाटक है, जिसमें मात्र 2 बाघों की संख्या कम है, यानी 524 वहाँ भी है। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तमान में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या किसी एक राज्य में है तो वह मध्य प्रदेश है। पहले कर्नाटक था, कर्नाटक अब सेकेंड नंबर पे आ गया है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।